Hello children, today we will discuss about two-dimensional and three-dimensional objects. Now, what are two-dimensional objects? Two-dimensional objects वो objects होते हैं जिनको specify करने के लिए या describe करने के लिए हमें सिर्फ दो dimensions की ज़रूरत होती है, एक उसकी length और एक उसकी breadth। जैसे मैं आपको ये पेपर दिखाऊं अगर, तो ये पेपर का शेप कैसे है आप जल्दी से पहचान लेंगे। इट इज़ अ रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल की एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चे फटाफट से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो जिसका लेंथ 3 सेंटीमीटर हो, ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर हो, तो आप फटाफट से स्केल लेंगे और उसको ड्रॉ कर देंगे। तो एक जो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है उसके दो डायमेंशंस होते हैं। अगर हम इन टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करें, शेप्स का यूज़ करें, इनको किसी तरीके से आपस में अगर हम जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद जो हमें नए फिगर्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए ये एक बुक है मेरे हाथ में, देख रहे हैं आप कितनी मोटी सी बुक है, ठीक है। अब इस बुक में क्या किया है मैंने, देखिए ये एक रेक्टेंगल थी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रेक्टेंगल थी, यहाँ पर देखा जाए तो ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है। तो टोटल 6 रेक्टेंगल्स हैं, उनके साइजेस डिफरेंट है, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन हैं तो ये रेक्टेंगल्स ही। तो अगर हमने इन 6 रेक्टेंगल्स को आपस में बाइंड कर दिया, जोड़ दिया, तो हमारी क्या बन गई, एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन गया। तो एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होता है उसको स्पेसिफाई करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, टू डायमेंशंस चाहिए, एक उसका लेंथ और एक उसका ब्रेड्थ। लेकिन एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए हमें उसका लेंथ चाहिए, हमें उसका ब्रेड्थ चाहिए और उसका हाइट भी चाहिए। तो तीन चीज़ें हमें चाहिए होती हैं अगर हम एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को पूरे तरीके से डिस्क्राइब करना चाहें। अब एक और चीज़ बताती हूँ आपको, जैसे टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होता है, सपोज़ कीजिए कि हमारे पास ये पेपर है। अब ये पेपर जो है आप इसको बोर्ड के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर चिपका दीजिए, या ये फर्श के ऊपर गिर गया, फ्लोर पर गिर गया और आप चल रहे हैं, तो क्या इस पेपर की वजह से आप रुक जाएंगे? क्या आप इसको फील कर पाएंगे? शायद नहीं फील कर पाएंगे, क्योंकि इसकी कुछ हाइट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप चल रहे हैं और चलते चलते आपके रास्ते में कोई एक चेयर आ गई, या फिर ये बुक ही रख दी किसी ने, या कोई एक बहुत बड़ा सा किसी ने पत्थर रख दिया, तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे हर्ट हो सकते हैं। वो क्योंकि एक हाइट को भी कवर कर रहा है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होता है उसका कुछ पोर्शन हमेशा एम्बोज्ड रहता है। एम्बोज्ड मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। तो ये एक डिफरेंस है टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। अब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, ट्राइंगल की बात करें, स्क्वायर की बात करें, तो जब इस तरीके के स्ट्रेट एजेस वाले, स्ट्रेट लाइंस वाले जब शेप्स आपस में मिलते हैं और 3D शेप बनाते हैं, तो ऐसे 3D शेप्स को हम पॉलीहेड्रॉन्स कहते हैं। पॉलीहेड्रॉन्स में आपको जितनी भी ये शेप्स मिलेंगी, प्लेन फिगर्स मिलेंगी, वो सारी की सारी स्ट्रेट एजेस वाली होंगी। अब एक सिलेंडर है तो वो भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, लेकिन हम उसको पॉलीहेड्रॉन नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका एक जो सरफेस होता है वो क्या होता है, कर्व होता है। तो कर्व सरफेस नहीं होने चाहिए हमारे पास, सारे के सारे सरफेस जो है वो फ्लैट होने चाहिए, तभी हम उसको पॉलीहेड्रॉन कह सकते हैं। अब उसके बाद है फीचर्स। किसी भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को अगर हम पूरे तरीके से डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसके तीन फीचर्स होते हैं। पहला फीचर होता है उसका फेस। फेस क्या होता है, अब ये जो प्लेन सरफेसेस होती हैं उनको, फ्लैट सरफेसेस जो होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। तो अब इस पूरे बुक के अंदर कितने प्लेन सरफेसेस हैं, 6। 1 इसके अपोजिट, सेकंड ये वाला थर्ड, ये फोर्थ, इसका अब जो फिफ्थ, और ये नंबर 6। तो 6 रेक्टेंगल्स आपस में जुड़े हुए हैं, 6 फ्लैट सरफेस आपस में जुड़े हैं। तो इन 6 सरफेसेस को हम क्या बोलेंगे, इनके फेसेस बोलेंगे। अब देखिए, जहाँ दो फेसेस आपस में जुड़ रहे होते हैं, जैसे ये एक फेस था और एक ये फेस है, जहाँ ये दो फेस आपस में जुड़ेंगे वहाँ एक लाइन जैसा बन जाता है, क्रीज जैसा बन जाता है। इस क्रीज को हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। और जहाँ पर ये लाइंस आपस में मिलती हैं, यानी कि जहाँ दो एजेस आपस में मिलते हैं, वहाँ पर पॉइंट्स बनते हैं।
इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये 3 फीचर्स होते हैं जो किसी भी 3 डायमेंशनल पॉलीहेड्रॉन को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। फेसेस फ्लैट सरफेसेस को बोलते हैं। जहाँ 2 फ्लैट सरफेस आपस में जुड़ते हैं वहाँ पर एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है। इस लाइन जैसी क्रीज को हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। जहाँ 2 एजेस आपस में जुड़ते हैं वहाँ पॉइंट्स बनते हैं, यानी कि कॉर्नर्स बनते हैं। इन कॉर्नर्स को क्या बोलते हैं, हम वर्टिसेस बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो थिंग है दैट इज पॉलीहेड्रॉन्स के टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रॉन्स। फर्स्ट टाइप इज प्रिज्म एंड सेकेंड टाइप्स इज पिरामिड। अब इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रिज्म के बारे में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में पिरामिड्स के बारे में बताएंगे। अब प्रिज्म क्या होता है, अगर किसी भी 3D शेप का जो टॉप है और बॉटम है वो दोनों एक जैसे फिगर्स बन जाएं और उनको जोड़ने के लिए अगर हम रेक्टेंगल्स का या पैरेललोग्राम्स का यूज़ करें तो ऐसे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को या शेप्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। अब हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि ये जो बुक है मैम इसको तो क्यूबॉइड बोलेंगे, हमने तो क्यूब पढ़ा था, लेकिन क्यूबॉइड और क्यूब इनके क्या हैं, जनरल नाम हैं। अब जैसे सपोज कीजिए आपका नाम है, घर में आपको राजू बुलाएगा कोई, आपको मुन्नू बुलाएगा कोई, तो वो आपका जनरल नाम है, लेकिन आपका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है। तो इसी तरीके से ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का टॉप या बॉटम जिस शेप का होता है उसी शेप के अकॉर्डिंग हम उसको नेमिंग करते हैं। जैसे इसका जो टॉप है, इसका जो बॉटम है और जो टॉप है वो एक रेक्टेंगल है, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, रेक्टेंगुलर प्रिज्म रखेंगे। अगर सपोज कीजिए हमारे पास कोई इस टाइप का प्रिज्म हो जिसका जो टॉप है वो क्या हो, एक स्क्वायर हो, देखिए, और उसका बॉटम जो है वो भी क्या हो, स्क्वायर हो। देखिए ये स्क्वायर है और इनको जोड़ने के लिए चाहे रेक्टेंगल्स यूज़ किए जाएं, चाहे स्क्वायर्स यूज़ किए जाएं या कोई और पैरेललोग्राम यूज़ किया जाए। टॉप और बॉटम अगर स्क्वायर है तो इसका नाम क्या रहेगा, स्क्वायर प्रिज्म रहेगा। अब अगर किसी भी स्क्वायर प्रिज्म को जोड़ने के लिए भी स्क्वायर्स का यूज़ किया जाता है तो उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, क्यूब, ठीक है। और इसी तरीके से किसी भी रेक्टेंगुलर प्रिज्म को एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, क्यूबॉइड। हमें इतना बड़ा ना बोलना पड़े रेक्टेंगुलर प्रिज्म, तो हम एक छोटा सा नाम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक बहुत कॉमन फिगर है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, क्यूबॉइड बोल देते हैं। अब सपोज़ कीजिए किसी भी प्रिज्म का जो टॉप है वो ट्राइंगल है और जो बॉटम है वो भी क्या है, ट्राइंगल है, और उनको जोड़ने के लिए हमने आपस में क्या यूज़ किए, रेक्टेंगल्स यूज़ किए, तो उसका नाम क्या होगा, टॉप और बॉटम के अकॉर्डिंग उसका नाम रहेगा ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब मैं आपको बताती हूँ कि फेसेस और वर्टिसेस को काउंट कैसे करना है। अब देखिए, किसी भी फिगर का जो टॉप और बॉटम होता है उसी के बेसिस पर हम उसके फेसेस को काउंट करते हैं। देखिए अब ये एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। आप इसको एक रूम की तरह कंसीडर कर लीजिए। अगर हम अपनी लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स ढूंढते हैं तो चीज़ों को याद रखना हमें आसान होता है। समझ लो कि ये हमारे कमरे का, हमारे रूम का क्या है, छत है, रूफ है, और ये हमारे कमरे का क्या है, फ्लोर है। अब एक रूफ को और एक फ्लोर को आपस में कैसे जोड़ा जा सकता है, उनके बीच कैसे डिस्टेंस मेंटेन रहता है, कैसे उसको 4 दीवारों से आपस में जोड़ते हैं। तो समझ लो ये हमारी फर्स्ट वॉल है, ये हमारी सेकंड वॉल है, ये हमारी थर्ड वॉल है और ये हमारी फोर्थ वॉल है। तो एक टॉप को और एक बॉटम को जोड़ने के लिए जो हमें वॉल्स लेनी है वो कैसी शेप की लेनी है, हमेशा रेक्टेंगुलर शेप की लेनी है। तो हमारा जो फिगर बन के तैयार होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। टॉप और बॉटम आप किसी भी शेप का ले सकते हो, लेकिन उनको आपस में बाइंड करने के लिए, उनको आपस में जोड़ने के लिए जो आप फेसेस लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, रेक्टेंगुलर लेंगे प्रिज्म के केस में, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म का टॉप और बॉटम भी रेक्टेंगल होता है और उसको जोड़ने वाले जो फेसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। तो टोटल 6 फेसेस हो गए, एक तो उसका रूफ हो गया, एक उसका बॉटम हो गया, और 4 फेस हमें उसको जोड़ने के लिए चाहिए। तो 4 + 2 कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस। तो किसी भी
आप फिगर का फेस जो है वो इसी तरीके से इमेजिन कीजिए और उनको काउंट कीजिए। अगर सपोज कीजिए आप एक ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करते हो, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो टॉप होता है वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। अब ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। इसी तरीके से उसका जो बॉटम होगा उसकी कितनी साइड्स होंगी, उसकी भी 3 साइड्स होंगी। तो 3 साइड्स को जोड़ने के लिए हमें कितने रेक्टेंगल्स चाहिए होंगे, एक साइड को एक साइड से जोड़ने के लिए एक रेक्टेंगल, दूसरे साइड को दूसरे साइड से जोड़ने के लिए दूसरा रेक्टेंगल, और तीसरे साइड को तीसरे साइड से जोड़ने के लिए तीसरा रेक्टेंगल। तो टोटल कितने फेसेस हो गए, 5 फेसेस हो गए। अब फेसेस काउंट करने के बाद हमें काउंट करने होते हैं उसके वर्टिसेस, जो बहुत इजी है। अब आप सिर्फ टॉप देखिए और बॉटम देखिए। टॉप का शेप देखिए क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स। इसी तरीके से जो बॉटम है उसके कितने कॉर्नर्स होंगे, 4 कॉर्नर्स। तो 4 + 4 कितने कॉर्नर्स हो गए, टोटल 8 कॉर्नर्स हो गए। तो किसी भी प्रिज्म के जो वर्टिसेस या कॉर्नर्स हैं उनको काउंट करने के लिए आप देखिए कि टॉप के कितने कॉर्नर्स हैं और बॉटम के कितने कॉर्नर्स हैं। अब रह जाता है सिर्फ एजेस काउंट करना, जो हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं आयलर फॉर्मूला। अब ये जो आयलर फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फेसेस और वर्टिसेस जो हमने कैलकुलेट कर लिए उनको हम पहले प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब फेसेस और वर्टिसेस को जब प्लस कर लिया उसके बाद उसमें से हम 2 को माइनस कर देते हैं। तो जो नंबर हमारे पास बचता है वो हमें एजेस के बारे में बताता है। जैसे मैं क्यूबॉइड के बारे में आपको बताऊं तो क्यूबॉइड के हमने फेसेस काउंट किए, 6 फेसेस थे। वर्टिसेस काउंट किए, 8 वर्टिसेस थे। 6 + 14, 6 + 8 14 हो गया। 14 में से 2 को माइनस कर दो, 12 आया। तो इसके कितने एजेस होने चाहिए, 12 एजेस होने चाहिए। कैसे, देखिए, ये फर्स्ट एज नंबर 1, ये सेकंड एज नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऑपोजिट देखिए इसके नंबर 5, ये नंबर 6, और इसी तरीके से नंबर 7 और नंबर 8। अब 8 एजेस तो ये हो गए। अब ये एक एज है नंबर 9, ये नंबर 10, इसी तरीके से ये नंबर 11 और ये नंबर 12। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एजेस हो जाएंगे, 12 एजेस हो जाएंगे। तो F + V - 2 इट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस मीन्स E। अब कोई भी सॉलिड शेप या पॉलीहेड्रॉन हमेशा आयलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल सेटिस्फाई करती है ना पाइथागोरस थ्योरम को, बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी पॉलीहेड्रॉन जो होगा वो एक आयलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। अगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए बनाना। ठीक है, आई होप नाउ दिस prisms are clear to you. Now in my next video I will discuss about the pyramids. Thank you.